नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि रीजनिंग की एसएससी जीडी की जो क्लास आप सबके सामने आ गई है, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट में आप सबके सामने लेकर आया हूं। और मैंने आप सबसे वादा किया था कि जो है जैसे ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, जैसे आपके जो है रैंकिंग समाप्त होगी, तो अगली क्लास जो हमारी होगी वो सीटिंग अरेंजमेंट की होगी। तो चलिए जल्दी से आप सब लोग जुड़ जाइए इस क्लास को, इस सेशन को हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो सीटिंग अरेंजमेंट को पढ़ने से पहले कुछ आपको जो है कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्टों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसी के बाद उसी के आधार पर हम लोग जो है आगे क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपको एक बात ध्यान देना है कि इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट हैं जो पॉइंटों को ध्यान देना पड़ेगा, और जब उन पॉइंटों को समझोगे तभी आगे जो है पढ़ पाओगे। देखो, इसमें आपको एक बात ध्यान देना है कि इसमें जो है मैं आपको बता देता हूं कि एक पॉइंट है, इसमें डायरेक्शन का उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। इसमें डायरेक्शन का उल्टा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, दूसरा होता है। इसमें दाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, और बाएं के लिए क्लॉकवाइज मुड़ते हैं। बाएं के लिए क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, बस इतनी सी बात। इसमें डायरेक्शन का उल्टा कॉन्सेप्ट होता है, इसमें दाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं और बाएं के लिए क्लॉकवाइज क्या करते हैं, मुड़ते हैं। बस इतनी सी बातें आप सबको जो है ध्यान देनी है। तो डायरेक्शन का देखो, आपको ध्यान होगा कि डायरेक्शन में जब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का निर्धारण करते थे, अगर आप सबको बढ़िया से बातें याद होंगी, तो उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का निर्धारण करने के लिए आप सबको यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता था, जैसा कि आप सब समझे यहाँ पर ध्यान से कि जब भी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या करते थे, राइट हैंड साइड चलते थे, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए लेफ्ट हैंड साइड चलते थे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है। तो अगर आपको जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का निर्धारण करना है तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा उसको समझ लो। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि इसमें डायरेक्शन का बिल्कुल अपोजिट उल्टा कॉन्सेप्ट होगा, और इसमें दाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है और बाएं के लिए आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है। ये बात आपको जो है ध्यान देनी थी। तो अब देखिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रश्न आपका दो तरीके से पूछता है। एक तरीका तब पूछता है जब आपका मुख जो है केंद्र की ओर होता है, और एक तब जब आपका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में होता है। तो चलिए समझते हैं उसको। जब मुंह केंद्र की ओर हो, जब मुंह केंद्र की ओर हो, ठीक है। अगर मुख केंद्र की ओर होगा तो क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि इस प्रकार से चीज़ें हमारे सामने हैं, और चार व्यक्ति जब केंद्र की ओर अगर मुख करके बैठे हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा कि ये आपका जो होता है घड़ी में, ये होता है क्लॉकवाइज, और ये जो घड़ी में होता है ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। बोले बातें सबको याद है कि नहीं याद है? ये होता है क्लॉकवाइज और ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये बात हमको ध्यान है। दोस्तों इस बार आपको ध्यान देना है कि जो क्लॉकवाइज होगा वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में तब्दील होगा, लेफ्ट हैंड साइड में,
और जो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा इस बार किस में जाएगा, राइट हैंड साइड में। लेकिन डायरेक्शन में ऐसा नहीं होता था। डायरेक्शन में जो जब आप लोग दिशा परीक्षण पढ़ रहे थे तो डायरेक्शन में क्लॉकवाइज आपका राइट हैंड साइड होता था और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड साइड होता था। लेकिन डायरेक्शन का उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। हमने पीछे नोट में लिखा था कि इसमें डायरेक्शन का क्या होता है, उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। इसमें आपको मैं बता दूं कि आपको अपने अकॉर्डिंग निर्धारण करना पड़ता है। किसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग निर्धारण करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप जहाँ पर बैठे होगे तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो इमेजिनेशन करनी है, क्या करनी है, अपने से आपको इमेजिनेशन करना है। और कैसे इमेजिनेशन करना है थोड़ा सा उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका, जैसे आप यहाँ पर बैठे हो तो आपका इधर राइट होगा और इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। मान लो आप यहाँ पर बैठे हो तो आपका ये राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। आप इधर बैठे हो तो आपका ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। आप यहाँ पर बैठे हो तो आपका ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। मतलब आपका ही लेफ्ट इसका लेफ्ट बनता है और आपका ही राइट जो है इसका राइट बनता है। बस दोस्तों इतना सा काम करना है, आपका राइट इसका राइट और आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट बनता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप सब जब तक जो है बढ़िया से पहुँच गई होगी। और दूसरा पॉइंट यहीं पर समझना है आपको, जब मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में होगा तब क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है जब मुंह केंद्र के विपरीत हो, जब मुंह केंद्र की ओर हो और जब मुंह केंद्र के विपरीत हो। तो अगर विपरीत होगा तो कैसे करेंगे उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लो जब फेस आपका इस साइड होगा केंद्र से बाहर की ओर, मान लो ये केंद्र है आपका, केंद्र से बाहर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर, सब जगह आपका जो फेस होगा वो केंद्र से बाहर की ओर होगा। लेकिन यहाँ पर सबका फेस क्या था, केंद्र की ओर था। तो दोस्तों यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट आपका चेंज होगा, यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट आपका चेंज होगा। कैसे चेंज होगा कि यहाँ पर जो आपका क्लॉकवाइज होगा और यहाँ पर जो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, अब ये डायरेक्शन की तरीके चलने लगेगा। ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा, एक सेकंड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब ये डायरेक्शन की तरह फॉलो करने लगेगा। जैसे डायरेक्शन में चीज़ें होती थी यहाँ पर भी वही बात आपकी क्या हो जाती है, लागू हो जाती है। जैसे मान लो आप इधर बैठे हो तो राइट आपका ये है, लेफ्ट ये, राइट आपका ये है, लेफ्ट ये है, राइट आपका ये है, लेफ्ट ये है, राइट आपका ये है, लेफ्ट ये। तो कभी भी अगर आपको लेफ्ट और राइट में किसी भी प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न होता है, किसी भी प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग चलना है। आपको उस प्लेस की जगह पर, उस जगह पर अपने आप को बैठालना है और अपने आप को बैठालने के बाद खुद निर्धारण करना है कि इसका क्या राइट है और क्या लेफ्ट है। तो उसी के आधार पर ये प्रश्नों का जवाब हमको क्या करता है, मिलता है। ठीक है, उसी के आधार पर जैसे हम लोग जो है वहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब आशा करता हूँ कि ये बात आप सबके जो समझ में आ गई होगी। अब चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत कितने प्रकार के टाइप बनते हैं। थोड़ा सा इसकी बात करेंगे और इसके बाद हम लोग जो है आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, इसके अंतर्गत निम्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला टाइप आप इसमें पढ़ेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट
और दूसरा टाइप आप पढ़ेंगे लीनियर सर्कुलर के बाद स्क्वायर अरेंजमेंट। तो जो सर्कुलर अरेंजमेंट होता है उसमें आपको ध्यान देना है, सर्कल का मतलब होता है वृत्तीय क्रम परीक्षण। क्या होता है? वृत्तीय क्रम परीक्षण। इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय क्रम परीक्षण। इसको हिंदी में बोलेंगे वृत्तीय क्रम परीक्षण। और स्क्वायर को हम बोलते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, मतलब चौकोर। चौकोर क्रम परीक्षण या वर्गीय क्रम परीक्षण। चौकोर क्रम परीक्षण बोलते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट में, स्क्वायर के बाद लीनियर में। लीनियर अरेंजमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय। लीनियर लाइन का मतलब रेखा। रेखीय क्रम परीक्षण, रेखीय क्रम परीक्षण। ठीक है, इसी प्रकार से चीज़ें आपकी जो है चलती हैं। और अगला जो टाइप है वो आपका है लेंथ अरेंजमेंट। और लेंथ अरेंजमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया है ऐसे, उसमें क्या बोलते हैं रैंकिंग में, तो यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेंथ अरेंजमेंट, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। किसमें? रैंकिंग में। ठीक है, तो इतने प्रकार के टाइप आपको यहाँ पर पढ़ना है और एक एक टाइप हम पढ़ेंगे और इसी प्रकार से आगे क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए अब प्रश्न के लिए। इसको करते हैं, पहले एक छोटा सा प्रश्न है, इसको करते हैं, फिर इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसको प्रश्न को पढ़िए और बताइए। कह रहा है कि 6 मित्र ABCDE और F केंद्र की ओर। तो पहला जो हमारा टाइप होगा उसी को हम लोग जो है वहीं से शुरुआत करेंगे। और पहला टाइप हमने क्या डाला था? सर्कुलर अरेंजमेंट। क्या डाला था? सर्कुलर अरेंजमेंट। और वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट से। ठीक है, यहीं से हम लोग प्रश्नों की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट से। तो सर्कुलर अरेंजमेंट की अगर हम सब बात करें तो अगर ध्यान से समझें तो सर्कुलर अरेंजमेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वृत्तीय क्रम परीक्षण। तो कह रहा है कि 6 मित्र ABCDE और F केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। देखो दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक होता है किसमें ना कोई फार्मूला है, ठीक है ना कोई शॉर्टकट तरीका है, सिर्फ और सिर्फ ये आपके तर्क पर डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंट ऑप्शंस कितना काम करता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अपने आप को बेहतर पाओगे और एक बार सीख जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है और फिर आप कभी भूल भी नहीं सकते। तो कह रहा है कि 6 मित्र ABCDE और F। तो मान लो यहाँ पर 6 मित्र हैं तो 6 एक सर्कल बना लो और 6 लोगों को बैठा लो। 1 2 3 4 5 6 और सबका फेस किधर है? केंद्र की ओर है। और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने लेफ्ट और राइट का निर्धारण करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने लेफ्ट और राइट का निर्धारण करना है। कह रहा है कि 6 मित्र ABCDE और F केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। E D से बाईं ओर है। प्रश्न ने कहा कि E जो है वो D से क्या है? बाईं ओर। तो D का बायां इधर आएगा, तो E D के बाईं ओर है।
देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे प्रश्नों की शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हो, जिस प्लेस से मर्जी करे उस प्लेस से शुरुआत कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान देना है कि लेफ्ट और राइट की सिचुएशन जो बताएगा उसको बढ़िया से ईमानदारी से ध्यान देना है। अगर उसको बढ़िया से ईमानदारी से ध्यान देंगे तो चीज़ें आप सबकी क्या होती हैं, बेहतर होती हैं। प्रश्न कह रहा है कि ई डी से बाईं ओर है, सी ए और बी के बीच में है, एफ ई और ए के बीच में है। प्रश्न ने कहा है कि एफ ई और ए के बीच में। देखो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए से प्रश्न ने कहा यहाँ पर कि सी ए और बी के बीच में, तो बताओ कहीं पर भी सी ए और बी आया है, नहीं आया। तो इन कोशिश किया करिए कि इन्फॉर्मेशन जो जहाँ से आप प्रश्न की शुरुआत कर रहे हो कि उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। एफ ई और ए के बीच में है, तो एफ जो है ई और ए के बीच में, तो इधर तो हम ला नहीं सकते, इधर ही लाना पड़ेगा। तो एफ जो है वो ई और ए के क्या था, बीच में। तो एफ जो है ई और ए के बीच में, क्योंकि यहाँ एफ आ नहीं सकता था। अब यहाँ पर इसको देखो सी ए और बी के बीच में है, तो सी जो है ए और बी के क्या है, बीच में। तो 5 लोगों को बैठाना था। तो बोलो कितनी आसानी से यहाँ पर हमने इनको बैठा लिया, कितनी आसानी से यहाँ पर हमने इनको बैठा लिया। प्रश्न बोल रहा है कि सी ए और बी के बीच में, तो सी के ठीक दाईं ओर कौन है, तो सी के ठीक राइट में। अब आपको बताना है कि सी का राइट होगा किधर, अपने आप को यहाँ पर बैठा लो। तो सी के ठीक राइट में कौन बैठा है, ए, और ए कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। बस इतना छोटा सा प्रश्न था। अब कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या आपको होने वाली नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से हम इसको जो है आगे लेकर भी बढ़ने वाले हैं। तो इसी का अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है कि नहीं पूछा है। बी के ठीक दाईं ओर कौन है, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। तो देखो यहीं पर उसी से रिलेटेड प्रश्न है। तो कह रहा है बी के ठीक दाईं ओर, तो इसके लिए आपको फिर यहीं वापस आना पड़ेगा। तो बी के ठीक राइट में, तो बताओ बी के ठीक राइट में कौन होगा, सी होगा कि डी होगा। अगर कभी भी लेफ्ट और राइट का कंफ्यूजन हो तो सोचो कि आप बी के प्लेस पर बैठे हो, और अगर आप बी के प्लेस पर बैठे हो तो आपका राइट इधर होगा, लेफ्ट उधर होगा। तो बी के राइट में, तो राइट इस साइड है, तो बी के राइट में कौन बैठा है, सी बैठा है। तो यहाँ पर बी के राइट में पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सी हो जाएगा। प्रश्न ने कहा कि बी के ठीक दाईं ओर कौन है, तो बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, सी बैठा है। आशा करता हूं कि अब ये प्रश्न आप सबको बढ़िया समझ में आया होगा। अब मैं आगे लेकर चलता हूं अगले प्रश्न में। तो कह रहा है कि 6 व्यक्ति, प्रश्न चेंज हो गया है। इस प्रश्न को बनाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको बताना है। बताओ भाई। कह रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक घेरे में खड़े हुए हैं। प्रश्न बोल रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक घेरे में खड़े हुए हैं। बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है, एफ डी की बाईं ओर है, ए और एफ के बीच में कौन होगा, ये आपको बताना है। छह व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक घेरे में खड़े हुए हैं। बी एफ और सी के बीच में है। प्रश्न बोल रहा है कि बी जो है एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में, एफ डी के बाईं ओर। देखो सॉलिड इंफॉर्मेशन जहां से मिले वहीं से प्रश्न की शुरुआत करिए। 6 व्यक्ति हैं तो पहले 6 प्लेस बना लो, 1 2 3 4 5 और 6। करा कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक घेरे में खड़े हुए हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि बी एफ और सी के बीच में। तो भाई देखो बी की 2 सिचुएशन बनेगी, एफ और सी को बीच में बैठा लें। अगर एफ और सी को ऐसे रखोगे तभी बी बीच में आएगा, अगर सी और एफ को ऐसे रखोगे तब भी बी बीच में आएगा। तो यहाँ से अगर हम प्रश्न को शुरू करने जाते हैं तो आगे हमको तकलीफ हो सकती है। यही सिचुएशन यहाँ पर भी है कि ए जो है ई और डी के बीच में है, तो 2 सिचुएशन बनेगी कि ए ई और डी के बीच में है, ए
ई और डी के क्या है बीच में। तो यहाँ पर भी 2 सिचुएशन बनेगी। जब ऐसी सिचुएशन बने तो प्रश्न को शुरू करना उचित नहीं होता है। यहाँ से प्रश्न को शुरू करेंगे कि एफ डी के बाईं ओर है, एफ जो है डी के बाईं ओर, तो डी का बायां इधर आएगा, एफ डी के बाईं ओर है। अब इससे रिलेटेड देखो कि बी एफ और सी के बीच में है, तो बी जो है एफ और सी के क्या है बीच में है। फिर इधर आ जाओ, फिर प्रश्न कह रहा है कि ए ई और डी के बीच में है, तो ए जो है ई और डी के क्या है बीच में। तो अब बताओ बन गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ए ई और डी के क्या हो गया बीच में हो गया। और अगर प्रश्न को हम यहाँ से शुरू करते या तो फिर यहाँ से शुरू करते, यहाँ से अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो प्रश्न हमारे लिए अपने आप जटिल बन जाता है। प्रश्न भी अपने लिए क्या बन जाता है, अपने आप जटिल बन जाता है। तो प्रश्न के प्रारूप को समझना कि कहाँ से प्रश्न को शुरुआत करनी है और कहाँ से रिलेटेड होते हैं, और अगर ये चीज़ आप एक बार पकड़ लोगे तो फिर प्रश्न को सॉल्व करने में फिर आपको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम या समस्या नहीं होती है। तो ये हमने बैठा लिया करा ए और एफ के बीच में कौन है, तो ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, मिस्टर डी बैठा है, और डी कहाँ है ऑप्शन नंबर सेकंड में, डी कहाँ है ऑप्शन नंबर सेकंड में। अब बताओ भाई आसान हुआ प्रश्न आपके लिए कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न ने कहा है कि एफ और डी के ए और एफ के बीच में, तो ए और एफ के बीच में डी बैठा है। आइए चलते हैं इसी का अगला प्रश्न। तो चलिए ये प्रश्न अलग है तो इसका अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा, अलग से बैठालना पड़ेगा। तो पहले इसको बैठा लिए और बैठा लेंगे तभी आप जो है इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। करा कि ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। डी एफ और बी के बीच में है, ए डी के बाईं ओर दूसरा है। यहाँ से शुरू करो प्रश्न को कि ए डी के बाईं ओर दूसरा, तो ए डी के बाईं ओर दूसरा, एक और दो, तो यहाँ पर ए आएगा। ए डी के बाईं ओर दूसरा है और ई के दाईं ओर दूसरा है। ए डी के बाईं ओर दूसरा और ई के दाईं ओर दूसरा, तो ई के दाईं ओर दूसरा, तो ई को यहाँ बैठा लो, एक और दो, यहाँ पर ए आएगा। डी एफ और बी के बीच में है, तो डी जो है एफ और बी के बीच में है, तो डी एफ और बी के बीच में है, तो एफ और बी यहाँ भी आ सकता है, एफ और बी यहाँ भी आ सकता है। एफ और बी का प्लेस क्लियर नहीं होगा तो कह रहा, अब यहाँ पर देखो कौन सा नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर सी नहीं दिख रहा, तो सी को यहाँ बैठा दो। तो डी की ओर किसका मुंह है, तो डी की ओर मुंह किसका है, तो डी की ओर मुंह किसका है, सी का, तो यहाँ पर आंसर सी आ जाएगा। प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा था कि डी की ओर किसका मुंह है, तो डी की ओर मुंह किसका होगा, सी का होगा। तो इस प्रकार से आपको करना था। अब देखो ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो बहुत ही आसान और नॉर्मल तरीके से प्रश्न पूछता है। तो अभी तो मैंने आपके लिए छोटे छोटे प्रश्न मैं जानबूझ के करा रहा था, क्योंकि जो बड़े प्रश्न शुरुआत में थे मैंने उसको मूव किया था, याद है कि नहीं याद है। तो अभी छोटे छोटे प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। जब इस प्रकार से चीज़ देखो, मैंने एफ बी एफ क्यों लिखा, क्योंकि प्रश्न ने कहा था कि यहाँ पर डी एफ और बी के बीच में है, तो डी एफ और बी के तो बीच में था भाई, एफ को बी को यहाँ बैठा लेंगे तब बी बीच में होगा, बी को एफ को यहाँ बैठा लेंगे तब बी बीच में होगा। तो बी और एफ का प्लेस क्लियर नहीं है। जैसे कह देता कि ई के बाएं कौन बैठा है, तो ई के बाएं बताओ क्या बैठा है, बी बताओगे कि एफ, तो हम कहेंगे ई के बाएं या तो बी होगा या तो फिर एफ होगा, लेकिन कौन होगा हमें कोई आइडिया नहीं है। देखते हैं इसी का अगला प्रश्न पूछा है क्या, नहीं पूछा, एक ही प्रश्न था। इस प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न बोल रहा है कि ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं। कितने लोग हैं ताश खेल रहे हैं, ए एवं सी बी तथा डी आपस में जोड़ीदार हैं। तो चलो मान लो ताश खेलने का जो कॉन्सेप्ट होता है कुछ इस प्रकार से लोग बैठते हैं, एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा और एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना होता है, और ध्यान क्या देना होता है कि जैसे उसने कहा कि ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं, ए एफ सी और बी एवं डी आपस में जोड़ीदार। जोड़ीदार वही होते हैं ताश खेलने के गेम में, आप लोगों ने देखा होगा गांव घर में बुजुर्ग लोग खेलते रहते हैं।
तो ताश खेलने का कॉन्सेप्ट तभी होता है, वही होता है जो आमने सामने बैठता है वही क्या होता है, जोड़ीदार होता है। जो आपके सामने बैठेगा ताश में वही आपका जोड़ीदार होगा। मतलब इसका जोड़ीदार यहाँ पर जो बैठेगा, इसका जोड़ीदार यहाँ पर जो बैठेगा, ये बात आपको फिक्स करनी है। ये ताश खेलने का नियम होता है, जो आपके सामने बैठेगा वही आपका क्या बनता है, जोड़ीदार बनता है। वही आपका क्या बनता है, जोड़ीदार बनता है। ओके, तो देखो प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं, ए एवं सी और बी एवं डी क्या है, जोड़ीदार है। प्रश्न ने कहा कि ए और सी, बी और डी क्या है, जोड़ीदार है। ठीक है, डी सी के दाईं ओर है, तो प्रश्न ने कहा कि डी जो है वो सी के क्या है, राइट में, तो डी सी के राइट में है। अब प्रश्न ने कहा है कि बी और डी जोड़ीदार हैं, ए और सी जोड़ीदार है। ये सिचुएशन बन गई। कह रहा है डी सी के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। तो चलो हटाना पड़ेगा फिर अब, क्योंकि आगे और सिचुएशन दी है और हमने इसको पढ़ा ही नहीं। कह रहा है कि डी सी के दाईं ओर है जिसका मुख पश्चिम की ओर है, तो सी को यहाँ बैठा लेंगे तभी इसका मुख पश्चिम की ओर होगा। और डी जो है सी के क्या है, दाईं ओर था। तो कह रहा है अब इसके बाद बी और डी आपस में जोड़ीदार थे, ए और सी आपस में क्या थे, जोड़ीदार थे। बताइए कि डी का मुख किस दिशा में है, तो डी का मुख कौन सी दिशा में है, ये दिशा होती है दक्षिण, तो ये हो जाएगा दक्षिण दिशा। देखो यहाँ पर लोगों को दक्षिण में नहीं बैठाना, आपको ये बात ध्यान देना है कि फेस उसका करना है, क्या करना है, फेस होना चाहिए। भाई देखो उसने कहा कि सी का मुख पश्चिम में, तो अगर सी को आप इधर बैठा लोगे ना तो सी तो पश्चिम में बैठ जाएगा लेकिन फेस पूर्व में हो जाएगा, क्योंकि ये इधर की ओर मुख करके बैठा है, पूर्व की ओर। अगर जो व्यक्ति यहाँ पूर्व में बैठेगा उसका फेस किधर होगा, पश्चिम की ओर होगा। तो उसने चेहरे की बात किया है, मुख की बात किया है, आपको व्यक्ति को उस दिशा में नहीं बैठाना। तो ये भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि वो हमसे कैसे बैठाने के लिए बोल रहा है और कैसे चीज़ों को करना है। ठीक है, तो इस बात का भी हमें क्या करना है, ध्यान देना होता है। ओके ना, तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप सबको जो है समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से चीज़ें आप सबकी आगे बढ़ती रहेंगी, बस अपने आप को जो है प्रिपेयर रखते चलिए और आगे जो है हम प्रश्नों को लेकर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, और इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये प्रश्न उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। अब मैं इसके बाद आप सबको सीधे शुरू से लेकर आऊँगा, फिर बाद में हम यहीं पर थोड़ा सा बात करेंगे। सीधे शुरुआत से प्रश्नों में चलते हैं। चलिए, अब ये पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस प्रश्न को आपको करना है। प्रश्न कह रहा है कि JKLMNOPQ, ठीक है ना, JKLMNOPQ केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, लेकिन इस क्रम में नहीं बोल रहा है कि कह रहा है कि NK के दांव, तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं। टोटल 8 लोगों का एक सर्कल बनाइए पहले। तो 8 लोगों का दोस्तों एक सर्कल बनाते हैं। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये हुआ। JKLMNOPQ केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, लेकिन इस क्रम में नहीं। NK के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। प्रश्न बोल रहा है कि N जो है वो K के राइट को तीसरा, तो 1 2 3 तो N यहाँ पर आएगा। N K के राइट को तीसरे स्थान पर बैठा है। प्रश्न ऐसा बोला था तो हमने वैसा ही करके क्या कर लिया, बना लिया। प्रश्न कह रहा है कि N K के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। N व J के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। N व J के बीच एक व्यक्ति बैठा है। दोस्तों यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी, N और J के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो ध्यान से देखिए, तो N और J के बीच में यहाँ पर भी आएगा, N और J के बीच में यहाँ पर भी आएगा। और आगे देख लेते हैं, N व J के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। PL के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, तो PL के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। L N के बाएं बगल में नहीं बैठा, L जो है N के बगल में नहीं बैठा है। चलिए रिस्क लेते हैं। N व J के बीच में प्रश्न बोल रहा है कि N व J के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो N और J के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो हमने बैठा लिया। N व J के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो हमने बैठा दिया।
जे यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जे यहाँ पर भी आ सकता है। तो एन व जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, पी एल के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पी एल के राइट को दूसरा, तो पी एल के राइट को दूसरा, तो एल यहाँ पर आएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि पी एल के दाएं को दूसरे स्थान में एल एन के बगल में नहीं बैठा, तो एल एन के बगल में नहीं बैठा, तो पी एल के राइट को दूसरा, तो पी एल के राइट को दूसरा, तो 1 और 2, तो पी यहाँ पर आएगा, पी एल के राइट में दूसरा। क्यों? क्योंकि एल को एन के बगल में नहीं बैठाना, तो एल यहाँ नहीं बैठ सकता था, एल यहाँ नहीं बैठ सकता था। ओके, ओ क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। प्रश्न कह रहा है कि ओ जो है क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर, तो ओ क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा, क्यू एल के बगल में नहीं बैठा। प्रश्न कह रहा है कि क्यू जो है एल के बगल में नहीं बैठा। प्रश्न ने कहा कि ओ क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर, ओ क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया मामला। क्यों? क्योंकि ओ को अगर क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है और क्यू एल के बगल में नहीं बैठ सकता, तो ये पोजीशन हो जाएगी गलत। ये पोजीशन क्या हो जाएगी? गलत, ठीक है ना। तो ये पोजीशन हो जाएगी गलत, क्योंकि ओ को क्यू के बाएं के दूसरे स्थान पर नहीं बैठाना। तो जे की पोजीशन ये वाली रहने वाली है, जे की पोजीशन ये वाली रहने वाली है। तो जे आपका यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, जे आपका यहाँ पर बैठेगा। ये हो गया आपका सही डायग्राम, ठीक है ना। एन व जे के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो एन व जे के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। प्रश्न ने कहा कि एन व जे के बीच में एक व्यक्ति क्या है? बैठा है। तो एन व जे के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, पी एल के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, पी एल के राइट को दूसरे स्थान पर बैठा है। पी एल के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, एल एन के बगल में नहीं बैठा, एल जो है एन के बगल में नहीं बैठा, और पी एल के दाएं को दूसरे स्थान पर। देख लेते हैं, पी एल के दाएं को दूसरे स्थान पर, सब गलत हो रहा है। देखो दोस्तों, इसको सही से बनाते हैं फिर से एक बार। एन व जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एन व जे के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। एक डायग्राम और बनाते हैं, एक डायग्राम और बनाते हैं, जिससे आसानी से हमें पता चलेगा कहाँ गलत है कहाँ सही है। यहाँ शुरू करिए। प्रश्न ने कहा है पी एल के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा, इस यहाँ से शुरू करते हैं। प्रश्न शायद ज़्यादा यहाँ से प्रश्न रिलेट हो रहा है, तो प्रश्न को यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है ना। प्रश्न कह रहा है कि पी एल के दाएं को दूसरे स्थान पर, तो पी जो है एल के राइट को दूसरा, 1 और 2, ठीक है। पी एल के राइट को दूसरे स्थान पर बैठा, एल एन के बगल में नहीं बैठा, क्यू एल के बगल में नहीं बैठा, क्यू एल के बगल में नहीं बैठा। ओ क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर है, ओ जो है क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर, तो ओ क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर, तो ओ जो है क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर है। एल यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, ओ जो है क्यू के बाएं को दूसरा, तो अगर हम क्यू को यहाँ बैठा लेंगे तो यहाँ पर भी ओ हो जाएगा। ओ एल के बगल में नहीं बैठा, तो ओ जो है एल के बगल में नहीं बैठा है। तो ये चीज़ें दोनों सही हैं। आगे चलते हैं। एन के दाएं को दूसरे स्थान पर है, एन जो है पी एल के दाएं को दूसरे स्थान पर, ये हो गया। एन के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, एन के दाएं को दूसरे स्थान पर, तो एन जो है के राइट को दूसरे स्थान पर बैठा है, और एन व जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एन व जे के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो एन व जे के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। प्रश्न कह रहा है कि वन व जे के बीच एक व्यक्ति बैठा है, एन व जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एन व जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। और पी एल के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, पी जो है एल के दाएं को दूसरे स्थान, एल एन के बगल में नहीं बैठा, एल जो है एन के बगल में नहीं बैठा है। ओ क्यू के बाएं को दूसरा है, तो ओ जो है क्यू के बाएं को दूसरा है, क्यू एल के बगल में नहीं बैठा, क्यू एल के बगल में नहीं बैठा, तो ये सही डायग्राम बनेगा।
ये सही डायग्राम बनेगा। इसकी अब आवश्यकता नहीं है, इसकी अब आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो आइए ध्यान से देखते हैं, m के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। प्रश्न बोल रहा है कि m के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो m के बाएं की अगर बात करें तो यहाँ पर एक प्लेस छूटा हुआ, एक प्लेस किसका, m का ही छूटा हुआ है, तो m को यहाँ बैठा लो, ठीक है। तो m के बाएं को दूसरे स्थान पर, तो m की अगर बाएं की बात करें तो 1 और 2 कौन बैठा है, j, और j कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो m के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो m के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, j बैठा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो j होगा। m के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, j बैठा है। ओके, तो ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि इसका अगला प्रश्न क्या होगा। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि वही बात है, एन के दाएं को तीसरे, एन व जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो कह रहा है कि क्यू एल के बगल में बैठा, ओ के अगल बगल में कौन बैठे हैं। तो यहीं से आपको आंसर देखना पड़ेगा कि ओ के अगल बगल में कौन बैठे हैं। तो ओ के अगल बगल में एन के बैठा है। कौन बैठा है, एन और के। तो ओ के अगल बगल में बैठे हैं एन और के। ओ के अगल बगल में कौन बैठे हैं, तो ओ के अगल बगल में एन और के ही तो हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं। एन के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, एन जो है के दाएं को तीसरे, एन के दाएं को तीसरे स्थान पर बोल रहा है। तो इसने कहा है कि एन के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है और हम लोग दूसरा बैठा लें, तो प्रश्न तो गलत बन ही गया है। फिर से बनाओ बेटा इसको। वो तीसरा बोला है, हम लोग दूसरा बनाए, ठीक है। हाँ, वो तीसरा बोला है, तभी तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। देखो फिर से बनाओ। एन के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा, एन जो है के दाएं को तीसरा, 1 2 और 3, यहाँ पर एन आएगा। एन के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा, एन व जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो एन और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। अब आ जाओ इसको बनाते हैं, एक डायग्राम और बनाते हैं छोटा सा, जिससे प्रश्न इस बार गलत ना बने, ठीक है। इस प्रकार का हमको ध्यान देना है। प्रश्न ने कहा है तो अगर के यहाँ पर है तो 1 2 3 एन यहाँ पर जाएगा। ओके, एन व जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। उसने कहा कि एन के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एन जो है के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एन जो है के राइट में तीसरे स्थान पर बैठा है, एन व जे के बीच एक व्यक्ति बैठा है। तो एन और जे के बीच में एक व्यक्ति यहाँ पर हो जाएगा और एन और जे के बीच में एक व्यक्ति यहाँ पर हो जाएगा। अभी दोनों डायग्राम सही है। फिर कह रहा है कि पी एल के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। प्रश्न बोल रहा है कि पी जो है एल के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, और इसके बाद प्रश्न ने बोला है कि एल एन के बगल में नहीं बैठा। तो अगर एल एन के बगल में नहीं बैठा तो एल या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा, ठीक है। फिर प्रश्न का पी एल के दाएं को दूसरे स्थान पर, तो पी एल के दाएं को दूसरा, तो इधर आ नहीं सकता, इधर आ नहीं सकता। तो पी एल के दाएं को दूसरा 1 और 2, तो पी यहाँ पर आएगा। इधर से देखें, पी एल के दाएं को दूसरे स्थान पर, पी एल के दाएं को दूसरे स्थान पर उसने कहा है कि एल एन के बगल में नहीं बैठा। तो एल एन के बगल में नहीं बैठा, तो प्रश्न बोला है कि पी जो है एल के दाएं को दूसरा, पी एल के दाएं को दूसरा, तो पी एल के दाएं को दूसरा 1 2 नहीं बैठ पाएगा। पी जो है एल के दाएं को दूसरा, एल के दाएं को 1 और 2, तो पी यहाँ पर आएगा। पी एल के दाएं को दूसरा, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। आगे प्रश्न क्या बोला है, पी एल के दाएं को दूसरे, एल एन के बगल में नहीं बैठा, तो एल एन के बगल में नहीं बैठा ले। आगे देखते हैं, ओ क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ जो है क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू एल के बगल में नहीं बैठा। तो क्यू अगर एल के बगल में नहीं बैठेगा तो क्यू यहाँ नहीं आएगा। क्यू एल के बगल में नहीं बैठा, ओ क्यू के बाएं दूसरा, तो ओ जो है क्यू के बाएं दूसरा बैठ ही नहीं पाएगा। क्यू के राइट में दूसरा बैठ सकता है लेकिन बाएं दूसरा नहीं बैठ सकता। यहाँ देखें, ओ क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा, ओ जो है क्यू के बाएं को दूसरा, तो क्यू एल के बगल में नहीं बैठा। क्यू
एल के बगल में नहीं बैठा तो क्यू के बाएं को दूसरा, तो क्यू को यहाँ बैठा लो तो क्यू का बायां, क्यू एल के बगल में नहीं बैठा, क्यू एल के बगल में नहीं बैठा है तो क्यू एल के बगल में नहीं बैठा, और ओ क्यू के बाएं को दूसरा, तो ओ जो है क्यू के बाएं को दूसरा, तो क्यू के बाएं को दूसरा ओ बैठेगा, आगे ये बनेगा, बैठा लिया। अब इसके बाद कह रहा है कि क्यू एल के बगल में नहीं बैठा, ओ क्यू के बाएं को दूसरा, तो ओ क्यू के बाएं को दूसरा बैठ गया। अब इसके बाद प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, एक प्लेस खाली है, एक व्यक्ति बचा है, तो यहाँ पर एम का प्लेस आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, एम का प्लेस आएगा। तो ये बात हमारी क्या होगी, गलत, ये वाली बात हमारी क्या हो, गलत। तो ये डायग्राम हमारा क्या है, सही है। ओके, प्रश्न ने कहा कि एम के बाएं को दूसरे स्थान पर, तो एम के बाएं को दूसरे स्थान पर 1 और 2, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, क्यू, और क्यू कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। अब देखते हैं अगला वाला प्रश्न जो हमसे गलत हो रहा था, ओ के अगल बगल कौन बैठे हैं, तो ओ के अगल बगल देखिए तो एन और पी बैठे हैं, ओ के अगल बगल एन और पी बैठे हैं, तो ओ के अगल बगल एन और पी। अब देखो आंसर मैच कर रहा है, बोलो इससे पहले मैच कर रहा था क्या, नहीं, क्योंकि हमने प्रश्न को जो तीसरा बोल रहा था यहाँ पर कि यहाँ पर के दाएं तीसरे स्थान पर, हमने क्या किया था, दूसरे स्थान पर, इसलिए प्रश्न हमारा गलत बैठा था, ठीक है ना। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखें, कह रहा है कि एन व जे के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो हमको डायग्राम में आना पड़ेगा। एन और जे के ठीक बीच में, तो एन और जे के ठीक बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो एन और जे के ठीक बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा है। तो यहाँ पर क्यू की बात कर लेते हैं, तो एन और जे के बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा है। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि एन व जे के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्यू बैठा है, तो एन व जे के ठीक बीच में क्यू बैठा है। ओके, आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबके लिए क्या होगा, सही होगा। तो एन व जे के ठीक बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा है। अगले प्रश्न में अगर चले, कह रहा है 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी व एच केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे, पर जरूरी नहीं किसी क्रम में। बी एफ के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, ई बी व एच के दोनों के अगल बगल बैठा है, ए व एच के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, सी व जी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, ना तो सी ना ही जी बी के बगल में बैठा है, सी व डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। दी गई व्यवस्था के आधार पर बैठने के स्थानों पर एफ और डी किसी तरह से अपना संबंध बनता है, किस तरह का संबंध बनता है, तो इसी प्रकार सी सा ई से संबंध बनता है, इसी प्रकार एच का संबंध किसके साथ बनेगा, ये आपको बताना। तो पहले दोस्तों बैठालना पड़ेगा, और जब तक बैठालेंगे नहीं तब तक हमारा आंसर बढ़िया से आएगा नहीं। तो आ जाओ बनाते हैं। निर्देश कह रहा है कि 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी व एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। बी एफ के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, बी जो है एफ के बाएं को तीसरा, तो 1 2 3, तो यहाँ पर कौन आएगा, बी आएगा। बी एफ के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, ई बी व एच के, ई बी व एच दोनों के अगल बगल बैठा है, ई जो है बी व एच के दोनों के अगल बगल बैठा है। ये तो प्रोसेस बढ़िया चलेगा भाई। तो ई जो है बी व एच के अगल बगल बैठा है, इसका मतलब जो है कि ई जो है बी और एच का क्या होगा, पड़ोसी होगा। तो यहाँ दो सिचुएशन बनेगी भाई, ई को अगर यहाँ बैठा लेंगे तो एच को यहाँ बैठाना पड़ेगा, ई को यहाँ बैठा लेंगे तो एच को यहाँ बैठाना पड़ेगा। ए व एच के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ए व एच के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो चलिए देखते हैं, नहीं तो बाद में फिर इसको जो है बनाना पड़ेगा। तो कह रहा है प्रश्न, तो 2 डायग्राम अगर बना लें तो कैसा रहेगा, तो चलो 2 डायग्राम बनाते हैं। एक डायग्राम जे बनाते हैं और एक डायग्राम जे बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पढ़ो, कह रहा है कि बी एफ के बाएं को तीसरे स्थान पर, बी जो है एफ का बाएं तीसरा, 1 2 3 बी यहाँ पर आएगा, और 1 2 3 बी यहाँ पर आएगा। ओके, आगे कह रहा था यहाँ पर कि बी एफ के बाएं को तीसरे स्थान में बैठा है, ई बी व एच के दोनों के अगल बगल बैठा है, ई जो है बी व एच के दोनों के अगल बगल बैठा है। ई को यहाँ बैठा लो, एच को यहाँ बैठा लो, ई को यहाँ बैठा लो, एच को यहाँ बैठा लो, दोनों सिचुएशन सही। ई बी और एच के अगल बगल बैठेगा, मतलब मध्य में बैठ गया। ओके, आगे देखते हैं।
आगे प्रश्न ने कहा है कि ए व एच के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। प्रश्न ने कहा है कि ए और एच के बीच में एक व्यक्ति, तो यहाँ पर ए को बैठा लो, तो ए और एच के बीच में एक व्यक्ति, और ए और एच के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो ए और एच के बीच में एक व्यक्ति, तो ए को यहाँ बैठा लो, तो एक व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा, तो ए और एच के बीच में एक व्यक्ति आराम से बैठेगा। ओके, ये हो गया। ए व एच के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा। सी व जी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, ठीक है। सी व जी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, ना तो सी ना ही जी बी के बगल में बैठा है, ना तो सी और ना ही जी बी के बगल में बैठा है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ना तो सी और ना ही जी बी के बगल में बैठा है, तो बी के बगल में सी और जी को नहीं बैठाना। और प्रश्न ने कहा है कि सी व जी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, तो सी और जी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, तो ना तो सी और ना जी, ये डायग्राम तो गलत हो गया भाई, इसमें पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है ना। ना तो सी ना ही जी बी के अगल बगल बैठे। सी व प्रश्न का है कि ए व एच के बीच एक व्यक्ति बैठा है, हमने बता दिया था कि ए और एच के बीच में एक व्यक्ति बैठा था। ना तो सी ना ही जी बी के अगल बगल में बैठे हैं, ध्यान देना है, और सी व जी एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, तो सी और जी जो है एक दूसरे के अगल बगल बैठे, ना तो सी और ना ही जी, ये हमने बता लिया। सी व डी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो सी और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ये हमें ध्यान देना है। तो एक काम करना था, तो इसके प्लेस चेंज कर लेते हैं, सी को यहाँ बैठा लो और जी को यहाँ बैठा लो, तो सी और डी के बीच में एक व्यक्ति जो बैठेगा, क्योंकि डी का स्थान नहीं दिख रहा था तो इस प्रकार से दिखेगा। अब ये वाला आपका गलत हो गया, ठीक है, ये वाले की आवश्यकता हमें अब नहीं है क्योंकि ये गलत हो गया। आठ व्यक्तियों का प्लेस था, आठों को हमने बैठा लिया है। अब कह रहा है कि दी गई व्यवस्था में बैठने के स्थानों के आधार पर एफ का डी से किसी तरह का संबंध बनता है, तो एफ और डी आपस में एक दूसरे के आमने सामने यही संबंध बनता है। इसी तरह सी का ई से, तो सी और ई एक दूसरे के आमने सामने ये संबंध बनता है। इसी आधार पर एच का संबंध किसके साथ बनेगा, तो एच के अपोजिट में कौन बैठा है, जी, तो जी के साथ बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों, पहला वाला हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। अभी समझ आया कि नहीं आया, बोलिएगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। सी व डी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, जी के संदर्भ में डी का स्थान क्या है। प्रश्न बोल रहा है कि जी के संदर्भ में डी का स्थान क्या है, तो चलो देखते हैं। तो जी के संदर्भ में डी का स्थान तो राइट का है, दाएं, तुरंत दाएं। तो जी के संबंध में बाएं को तीसरा, दाएं को तीसरा, बाएं को चौथा, दाएं बगल, हाँ दाएं बगल, तुरंत दाएं, दाईं बगल, ठीक है, तुरंत दाएं बैठा है ना। तो जी के संदर्भ में डी का स्थान कौन सा है, तो जी के संदर्भ में दाएं बगल, दाएं बगल, देख पा रहे हैं ना, ये इसका सही जवाब होगा। तो जी के संदर्भ में डी का स्थान दाएं बगल। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अब यहां से देखो प्रश्नों की श्रृंखला को चेंज किया है। पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू जेड केंद्र की ओर एक मुंह करके व्रत बैठे हैं, टी आर के दाएं। तो इन प्रश्नों को हमें दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए प्रश्न को यहीं रोकेंगे और यहीं से समाप्त करेंगे, और अगली सीरीज में आपके सामने बहुत जल्द लेकर आऊँगा। कुछ प्रश्न जो आपके शेष हैं अभी, उन प्रश्नों को मैं आपके सामने फिर से लेकर आने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलता हूँ आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी इसकी तो शुरुआत है। सीटिंग अरेंजमेंट के ढेर सारे प्रश्न मुझे कराने पड़ेंगे, तभी आप जो है उस लेवल तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी को, सभी बच्चों को एक बार जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में।